अस्सलाम वालेकुम। तो क्लोस्ट्रीडिया फैमिली में हम कर रहे थे क्लोस्ट्रीडियम टेटनी कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट जो बैक्टीरिया है वो होगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से, बोटुलिनम मतलब बोतल से याद है, बोतल से मिलता जुलता लफ्ज़ है ना, तो बोतल से याद रख लेना बोटुलिनम। ये बैक्टीरिया जो होता है वैसे तो इसका रिजर्वायर सॉइल है, सॉइल और डस्ट है, लेकिन ये ट्रांसमिशन जो होती है वो कैन फूड से होती है। कैन बॉटल्स मतलब बॉटल के अंदर पैक होगा ना तो उसको कैन फूड ऐसे आप करके याद रख लेना। तो ये कैन फूड में मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो कॉमन फीचर्स है वो बता दूं। ये स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, ये भी मतलब ये डायरेक्ट टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉक्सिसिटी नहीं कॉज करेंगे। ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स में से टॉक्सिन रिलीज़ होगा, टॉक्सिन रिलीज़ होगा वो आपके एसिटाइलिन कोलिन जो हैं रिसेप्टर आपके एसिटाइलिन कोलिन रिसेप्टर्स हैं या एसिटाइलिन कोलिन न्यूरो रिसेप्टर्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं उनको ये इनहिबिट कर देगा। तो वो फर्दर आपको बाद में बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फीचर्स में आएगा स्पोर फॉर्मिंग है, और ये स्पोर फॉर्मिंग और एनारोबिक बैक्टीरियाज़ हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैन फूड में तो एनारोबिक है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, वहाँ पे एनारोबिक ही सर्वाइव कर सकेंगे। एनारोबिक बैक्टीरियाज़ हैं, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज़ हैं, ग्राम पॉजिटिव रॉड बैक्टीरियाज़ हैं। ये ग्राम पॉजिटिव रॉड बैक्टीरियाज़ हैं, मतलब एक तो इसका याद रखना है, ये ग्राम पॉजिटिव रॉड बैक्टीरियाज़ हैं, ये याद रखना है। एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी ये, और इसके अलावा स्पोर फॉर्मिंग है, टॉक्सिन डायरेक्टली रिलीज़ नहीं करता, और ये एनारोबिक है। और अब इसकी ट्रांसमिशन जो रिजर्वायर है वो इसका सॉइल है, मिट्टी में पाया जाता है, ये भी मिट्टी में मिलेगा, इसके अलावा डस्ट में मिलेगा, डस्ट पार्टिकल्स के अंदर। लेकिन इसका जो याद रखना वो ये है कि ये तो इसका रिजर्वायर है ना, लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये बोटुलिनम से रिलेटेड है, बोटल से रिलेटेड। तो ये कैन फूड्स, ट्रांसमिशन होगी इसके कैन फूड से, कैन फूड्स। और कॉमनली आपको याद रखना है कि ये शहद में मिलता है, हनी के अंदर इसके स्पोर्स मिलेंगे। स्पोर्स इसको कॉमनली हनी के अंदर होता है, हनी भी स्टोर किया होता है ना, तो इसलिए डबल हो गया। एक तो ये हनी के अंदर मिलेगा, दूसरा हनी भी स्टोर होता है, कैंड होता है, तो उसमें बोटुलिनम के मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसका याद ऐसे रखना है कि बच्चे जब पैदा होते हैं, बच्चों को पैदा होते साथ ही अब पाकिस्तान के अंदर गुड़ती दी जाती है, तो वो शहद चटाते हैं। तो शहद के स्पोर्स होंगे, वो आपके बच्चे के जीआईटी ट्रैक में जाएंगे, वहाँ पे जाके टॉक्सिन रिलीज़ करेंगे। टॉक्सिन कौन से, वो बोटुलिनम टॉक्सिन है, वो बताता हूँ। तो टॉक्सिन रिलीज़ करेंगे, टॉक्सिन क्या करेंगे, वो एसिटाइलिन कोलिन को इनहिबिट कर देंगे। एसिटाइलिन कोलिन जो आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरो रिसेप्टर स्टिमुलेंट है, तो वो स्टिमुलेशन नहीं होगी, मसल्स को स्टिमुलस मिलेगा नहीं, मसल स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे तो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स ऐसे नहीं होंगे कि रिलैक्स हो जाएंगे, मतलब उनको स्टिमुलस मिल नहीं रहा तो मसल पैरालाइज हो जाएंगे। तो ये क्या, इसके जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स क्या करेंगे, इसके स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे बोटुलिनम टॉक्सिन। बोटुलिनम टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, याद रखना है, बोटुलिनम टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करेगा आपकी जीआईटी ट्रैक में, मेनली जीआईटी ट्रैक में, क्योंकि खाने से आ रहा है ना, तो जीआईटी ट्रैक के अंदर जाके एसिटाइलिन कोलिन जो है, एसिटाइलिन कोलिन को इनहिबिट कर देगा। आइदर ये उनके रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स को डायरेक्टली खुद ही इनहिबिट कर देता है, तो एसिटाइलिन कोलिन इनहिबिट हो जाएंगे। एसिटाइलिन कोलिन इनहिबिट होने से क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगी। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स से बोटुलिनम टॉक्सिन प्रोड्यूस होगी, बोटुलिनम टॉक्सिन एसिटाइलिन कोलिन जो इनहिबिट कर देगा, उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगी। ये तो था इसके कॉमन फीचर। अब इसके वजह से इसके सिम्टम्स क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता देता हूँ इसके सिम्टम्स एडल्ट्स के अंदर क्या होंगे। अडल्ट्स के अंदर ये लेस लाइकली होता है, और अगर हो भी तो सिर्फ 2 दिन के लिए होगा या उससे 2 दिन से भी कम होगा, मतलब 48 घंटे मैक्सिमम इसका ड्यूरेशन होगा एडल्ट्स के अंदर। क्योंकि एडल्ट्स की जो इम्यून सिस्टम है और बॉडी डिफेंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू इन्फेंट्स।
तो एडल्ट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रहेगा, 48 घंटे रहेगा, उसके बाद इसका खुद ब खुद ही ट्रीट हो जाएगा। तो आपके पास पेशेंट जो आएगा, बच्चा आएगा, इन्फेंट आएगा, एडल्ट्स नहीं आएंगे। तो एडल्ट्स आएंगे। एडल्ट्स के सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स हैं, क्या होगा, फूड पॉइजनिंग वाले सिम्टम्स आएंगे। फूड पॉइजनिंग सिम्टम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन होगी, या सॉरी फूड पॉइजनिंग सिम्टम्स नहीं आएंगे, लाइक उस पेशेंट को सिर्फ कॉन्स्टिपेशन होगी, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगी, या डिस्फेजिया होगा। डिस्फेजिया होने के चांसेस हैं, या फिर इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं। कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा वर्स्ट सिनेरियोस के अंदर क्या होगा, डिप्लोपिया हो जाएगा, मतलब डबल विजन हो जाएगा बस, और 2 दिन के अंदर ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम अगर अडल्ट्स के अंदर हो, लेकिन ये कॉमनली किस में होता है, बच्चों के अंदर होता है, क्योंकि बच्चों को शायद चटा देते हैं ना, तो बच्चों के अंदर हो गए स्पोर्ट्स। तो इन्फेंट्स में क्या होगा, इन्फेंट्स में जो आपको याद रखना है, बच्चे का एसिटाइलिन कोलिन इनहिबिट होने की वजह से मसल पैरालाइज हो जाएगा। मसल पैरालाइज हो जाएगा, बच्चे के मसल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा फ्लॉपी हो जाएंगे। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, ये याद रखना है बच्चे को। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा बच्चे के अंदर और कौन से सिम्टम्स हो गए, तो वर्स्ट सिनेरियो ना। इसके अलावा क्या होगा कि बच्चा जो स्मूथ मसल्स हैं, जो गले के स्मूथ मसल्स हैं, वो भी तो पैरालाइज हो गए, या पैरालाइज हो जाते हैं, या तो वीक हो जाते हैं। तो ये डिपेंड ऑन टॉक्सिसिटी है ना। तो वीक कराया होगा, गले की वजह से वीक कराया होगा, बच्चा सही तरीके से रो नहीं पाएगा। और उसके बाद क्या सिम्टम्स आएंगे, बच्चा रो नहीं पाएगा, खाना भी तो हजम नहीं कर पाएगा, सही तरीके से खा नहीं पाए, तो अब वीक फीडिंग। ये कॉमन सिम्टम्स होंगे बच्चों के अंदर। इसके अलावा ये सिम्टम्स है, ठीक है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे बोटुलिनम टॉक्सिन है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या फिर बच्चे जो पेशेंट है उसको डिस्फेजिया हो जाता है। डिप्लोपिया की भी फर्दर कॉजेज़ हैं। तो डिफरेंशिएट डीडीज़ बनाने में, डीडीज़ में आप ये भी कर सकते हैं, आप एक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, स्टूल एंटीजन टेस्ट। तो इसका इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है स्टूल एंटीजन होगा। सिर्फ स्टूल के अंदर आपने इस बोटुलिनम की टॉक्सिन या स्पोर्स को इन्वेस्टिगेट कर लेना है, तो आपका डायग्नोस हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट, सिम्टम्स हो गए, डिस्फेजिया होगा, कॉन्स्टिपेशन, डिप्लोपिया होगा, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस है, वीक क्राई होगा, वीक फीडिंग होगी, और मसल्स भी ऑफ कोर्स वीक होंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसकी स्टूल एंटीजन टेस्ट है। अब इसका ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने आपको क्लोस्ट्रीडियम टेटनी में बताया था कि इनकी वैक्सीनेशंस होती हैं, ज़्यादातर जो आपके टॉक्सिन्स होंगे उनकी वैक्सीनेशंस होती हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, उसकी भी टॉक्सिसिटी की या इन वैक्सीनेशन होगी। तो सॉरी वैक्सीनेशन ही, उसकी एंटीडोट होगा, एंटीबॉडी जो एंटीजेंस होगा। तो आपने टेट्रावेलेंट एंटीटॉक्सिन यूज़ करनी है, एंटीटॉक्सिन या एंटीडोट या एंटीटॉक्सिन यूज़ करनी है बस। इसके अलावा आपको याद रखना है, सिर्फ यही इसका ट्रीटमेंट। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम वाले जो पेशेंट्स होंगे उनके अंदर आपने एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना है। एंटीबायोटिक्स कौन सी वाली होंगी, जो आपके फॉलिक एसिड्स जो हैं उनको रिड्यूस, फॉलिक मतलब आपको डिटेल में नहीं बताता, आपको बस इतना याद रखना है। फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं, मतलब सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, ये तो कॉमनली आप नाम सुने होंगे, तो उनको अवॉइड करना है। इन पेशेंट्स को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि वो इस टॉक्सिसिटी को वर्स कर देंगे। इसकी वजह से जो वीकनेस है, जो उसकी पैरालिसिस है, वो वर्स हो जाएगी। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है इसके अंदर, फ्लोरोक्विनोलोन्स कौन सी होते हैं, सिप्रो, लेवो और
एरिथ्रोनिन, लेवोफ्लोक्सासिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन, बस यही आप याद रखें दो। तो इनके अंदर फ्लोरोक्विनोलोन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब जो इसका ये है तो टॉक्सिसिटी है, लेकिन इस टॉक्सिसिटी को हम खुद अपने मन मुताबिक, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, ये क्या करेंगे, पैरालिसिस कॉज करेंगे तो कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए, लाइक झुर्रियाँ वगैरह कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो जाती हैं, तो उनको रिलैक्स करने की वजह से बहुत सारे कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए ये बोटुलिनम को यूज़ कर सकते हैं। बोटुलिनम को तो इसको कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपकी जीआईटी की एक डिज़ीज़ होती है एक्लेशिया, आप एक्लेशिया में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्लेशिया को डिटेल में नहीं यहाँ पे बताऊँगा, लेकिन इसमें ये होता है कि आपका जो आपका एसोफेगस है वो एसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन में रिलैक्स करना, तो आप बोटुलिनम टॉक्सिन को रिलैक्स करने के लिए यूज़ कर लो। या फिर आपकी बॉडी के अंदर और भी जो हैं डिजीज़ हैं जहाँ पे बोटुलिनम टॉक्सिन को एज आ बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं टू रिलैक्स दैट मसल। तो ये आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम हो गया। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम को ये था आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।